डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर्स देखते हैं। अब डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर्स बेसिकली क्यों है, व्हाई दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन इज देयर, बिकॉज ये हमें ये बताती है कि कब एक चैटल दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी बिकम्स अ फिक्सचर। फिक्सचर का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में इस चीज को डाल लीजिए कि फिक्सचर का मतलब हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। ओके, और वहीं पे अगर हम चैटल की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये देखते हैं, सबसे पहले ये जो डॉक्ट्राइन्स हैं ये इंडिया में इसकी एप्लीकेबिलिटी है बट विथ सीरियस मॉडिफिकेशंस। ये अभी हम जो ब्रिटिश डॉक्ट्राइन्स है उनको समझेंगे। क्विक क्विट प्लांटेटर सोलो सोलो क्रेडिट, ये एक ब्रिटिश डॉक्ट्राइन है। इसका मतलब होता है कि whatever is affixed to the soil becomes there too, belongs there too, या becomes the part of that soil। ये ब्रिटेन में माना जाता है कि कोई भी चीज अगर आपने किसी सॉइल से अटैच कर दी, लैंड के ऊपर अटैच कर दी, तो वो ऑटोमेटिकली उसका पार्ट बन जाएगा। बट दिस हैज नो एप्लीकेशन इन इंडिया। वो क्यों, वो भी हम आगे देखेंगे। क्विक क्विट इन एडिफिकेटो सोलो सोलो क्रेडिट, ये जो डॉक्ट्राइन है इसका मतलब होता है कि व्हाटसोएवर इज बिल्ट इनटू or embedded into or attached to the soil becomes the part of the earth। अब ये जो डॉक्ट्राइन है इसका इस सर्टेन डॉक्ट्राइन का वी हैव एप्लीकेशन इन इंडिया बट विथ मॉडिफिकेशंस। हमने इस डॉक्ट्राइन को अपने तरीके से हमारी इंडियन कंडीशंस को देखते हुए इंडिया में लेकर आए और उनका हम इम्प्लीकेशन इंडियन लॉज में करते हैं। तो इस चीज को देख लीजिए कि अगेन this particular doctrine quick quit plantator solo solo credit, this has no application because ये कहती है कि जो भी चीज आपने क्या किया है अर्थ से अटैच कर दिया है वो उसका पार्ट बन जाएगा। अब इस डॉक्ट्राइन के दो एक्सेप्शंस भी हैं कि मान लीजिए, ये ब्रिटेन की बात कर रही हूं मैं, इंग्लिश लॉ की बात कर रही हूं। ओके, अब मान लीजिए कि दो पार्टीज थी ए एंड बी। एक लैंड है जो कि ए को बिलोंग करता है, दिस पर्टिकुलर लैंड बिलोंग्स टू ए। अब बी आए हैं, उन्होंने इस लैंड पे क्या किया है, कहा है कि आई वॉन्ट टू इंस्टॉल अ पंप एंड आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम योर लैंड बिकॉज मेरे लैंड पे वाटर की कमी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम योर लैंड। अब इसके लिए बी जो है स्वाभाविक सी बात है कि वो ए को पे करने वाले हैं। ये ए के लिए क्या बन गया, प्रॉफिट से पेंट्रे बन गया, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर आप इस डॉक्ट्राइन को अप्लाई करेंगे तो ये डॉक्ट्राइन तो भाई कह रही है कि वॉट एवर इज अफिक्स्ड टू द सॉइल बिलोंग्स देयर टू। मतलब अगर बी ने ए की सॉइल पे आके वाटर की जो मशीन है, मोटर को इंस्टॉल किया है, तो क्या वो ए की हो गई? अगर ये डॉक्ट्राइन अप्लाई करेंगे तो ये तो यही कह रही है, बट नो। अगर वहां पे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में जो कि कुछ अदरवाइज इंटेंशन को बताता है, वहां पे ये इंटेंशन को बताता है कि जब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि बी जो है वो ए के लैंड पे आके वाटर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तब बी और ए के बीच में बात क्लियर थी कि द मशीनरी विल बिलोंग टू मिस्टर बी ओनली। जो भी इनकी मशीन थी दिस विल बिलोंग टू मिस्टर बी। तो ये इस चीज का एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंडियन लॉ में इसको अप्लाई करें तो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए क्या है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करते, हमने अपने मॉडिफिकेशंस कर लिए हैं। वो मॉडिफिकेशंस अब देखते हैं क्या, कि यहाँ पे लिया है कि whatsoever is built into or embedded into or attached to soil becomes part of the earth। यहाँ पे ये सीधे नहीं बोल रहे कि whatever is affixed, यहाँ पे बातें हो रही हैं कि पहले तो बिल्ड हो रहा होगा तभी बनेगा वो, एम्बेडेड हो रहा है तभी बनेगा वो। भाई जो मशीनरी थी, जो मोटर थी, वो परमानेंटली अटैच थोड़ी थी,
उसको तो आप इजीली विदाउट डिस्ट्रॉइंग द लैंड एंड विदाउट डिस्ट्रॉइंग दैट पर्टिकुलर मशीनरी, उसकी डिजाइनिंग ही ऐसे होती है कि आप मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस स्मार्ट बोर्ड इज हियर. अगर इफ आई वॉन्ट टू टेक इट टू अनदर क्लासरूम तो आई कैन डू सो, बिकॉज ये डिजाइन इस तरीके से है कि दिस इज नॉट फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, दिस इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. इवन तो ये इस चीज से अटैच है अभी, बट अगर मैं इस बोर्ड को हटाऊंगी तो ना दीवार को कोई इससे प्रॉब्लम होने वाली है ना इस बोर्ड को, क्योंकि वो बोल्ट्स एंड जो नट्स है उससे यहाँ पे अफिक्स्ड है ये चीज. तो यही रीजन है कि ये जो पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन है इसका एप्लीकेशन इंडिया में नहीं है. अब देखते हैं कि वो सीरियस मॉडिफिकेशंस जो है वो इंडिया में क्या है. अब इंडियन लॉज रिलेटिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर्स वो क्या है. तो rules to determine the entitlement and the entitlement issues with respect to the land, ये है कि पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे इंडिया में कि कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी जो थी, मूवेबल थी पहले तो ये चैटल थी ये. अब ये कब इमूवेबल बन गई, कब इसने एक ऐसा नेचर एक्वायर किया कि अब ये मूवेबल से इमूवेबल बन गई, फिक्सचर बन गई. ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं ये बात कि सबसे पहले तो पर्सन हैज टू बी इन लॉफुल पोजेशन. अगर आप किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को इमूवेबल बना रहे हो तो पहले तो पर्सन के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज ट्रेसपासिंग कहलाएगी. ट्रेसपासिंग एक रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग इज आल्सो देयर, सो ये तो एक क्राइम भी हो जाएगा. तो अगर एक लॉफुल पोजेशन में है वो प्रॉपर्टी किसी के एंड दैट पर्सन इज मेकिंग द रिक्विजिट चेंजेस इन दैट प्रॉपर्टी, देन वो वैलिड होगा. नहीं तो यहीं पे सारी बात खत्म हो गई. मूवेबल इमूवेबल दूर की बात है भाई, यहाँ ट्रेसपास हो गया, वो पर्सन लॉफुल पोजेशन में ही नहीं था. ठीक है, पहली तो ये कंडीशन है. अब इसके रूल्स देखते हैं कि इंडिया में कौन से रूल्स हैं. पहला तो ये है कि एंटाइटल्ड टू रिमूव द अटैचमेंट इफ ही वेकेट्स द प्रीमाइसेस. इंडिया में भी यही रूल है कि व्हाटएवर इज एम्बेडेड इनटू अर्थ, व्हाटएवर इज अटैच्ड टू द अर्थ, और व्हाटएवर इज अटैच्ड टू व्हाटएवर इज एम्बेडेड इन द अर्थ becomes the part of the soil. जो अभी हमने पीछे देखा था एक ट्री का एग्जाम्पल, एफिल टावर का एग्जाम्पल लेके देखा था, तो वो सारी चीज़ों का इम्प्लीकेशन इंडिया में है. बट इसमें कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं कि भाई यहाँ पे क्या होगा, जो पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ए इज द ट्रांसफरर, ए जो है वो ट्रांसफरर है, इन्होंने सर्टेन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है बी को, ये ट्रांसफरी है. अब एक लैंड है, ये यहाँ पे बी को ट्रांसफर किया है ए ने. यहाँ पे बी जो है और वो ट्रांसफर किस तरीके से किया है, लीज पे किया है. यहाँ पे सेल की बात नहीं हो रही है. लीज पे जब चीजें दी जाती हैं, ठीक है, तो वहां पे सर्टेन राइट से ट्रांसफर होते हैं. ओनरशिप जो है वो ए के पास रहेगी. ए विल बी द टाइटल होल्डर ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ए के पास ही राइट होगा कि वो इसे आगे बेच पाए. बट जो बी है उनके पास लिमिटेड राइट्स ही होंगे. वो होगा कि राइट टू पोजेशन एंड द राइट टू एंजॉयमेंट. देन ऑल्सो इट इज अ वैलिड ट्रांसफर, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी के साथ सर्टेन राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं. एक या दो राइट्स भी ट्रांसफर किए जाते हैं. लीज के केस में एक या दो राइट्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं. वहीं अगर सेल हो जाती तो सारे ही राइट्स ट्रांसफर हो जाते. अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि ए ने लीज पे बी को दी है ये पर्टिकुलर लैंड. बी ने क्या किया, यहाँ पे खोल लिया एक सिनेमा हॉल. वहां पे उन्होंने प्रोजेक्टर लगा दिया है, उन्होंने सीट्स इंस्टॉल कर दी हैं, उन्होंने अपनी मशीनरी इंस्टॉल कर दी हैं जो भी जरूरी होती है सिनेमा हॉल को चलाने के लिए. अब अगर हम वो वाली डॉक्ट्रिन देखें, क्विक क्विट सोलो प्रेडेटर, अगर उस पर हम जाएं तो हम देखेंगे कि भाई जो भी चीज अर्थ से अटैच हुई वो उसका पार्ट बन गई. इस तरीके से तो ये जो सिनेमा हॉल है ये तो ए का हो जाना चाहिए क्योंकि उनके पास तो ओनरशिप है. नहीं, बट इंडिया में क्या है,
जो हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर है इंडिया की, वो ये कहती है कि नाउ बी अगर वो चाहें कि भाई जब लीज का पीरियड खत्म हो रहा है, मान लीजिए लीज का पीरियड था 5 इयर्स, अब बी के पास ये राइट है कि वो क्या करें, ही इज एंटाइटल्ड टू रिमूव द अटैचमेंट। अटैचमेंट वही थे, प्रोजेक्टर था, सीट्स थी, और जो भी चीजें सिनेमा हॉल को रन करने के लिए होती हैं, वो जो भी अटैचमेंट थे, बी हैज द राइट टू रिमूव देम। अगर वो इस लैंड को वेकेट कर रहे हैं जो उन्होंने ए से लीज पे लिया था, वो क्या कर सकते हैं, यहां पे ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होगी कि जो भी चीज अटैच की गई थी वो परमानेंटली उस लैंड का पार्ट बन गई। बी इज एंटाइटल्ड टू रिमूव इट, ठीक है। इवन दो उसमें कोई ऐसी भी चीज हो सकती है कि जब उन्होंने जो बेंच को इंस्टॉल किया था तो हो सकता है कि वो परमानेंट नेचर की हो, जिससे लैंड को खोदा गया हो, फिर उसके अंदर नींव डाली हो, एम्बेड किया गया हो, फिर उसे अटैच किया गया हो। बट दिस इज ऑल्सो अलाउड बिकॉज उनको फिर क्या करना होगा, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है कि कंडीशन ये है कि द लैंड हैज टू बी रिस्टोर्ड इन द सेम कंडीशन एज बिफोर। ये लैंड पे जब उन्होंने इसे लीज पे लिया था तब वो लैंड जैसी भी कंडीशन में था, बी का ये राइट है, बी की ये ड्यूटी है कि वो उसको पहले से स्टोर कर दे, पहले जैसी कंडीशन में जब उन्होंने उसको लीज पे लिया था। अगर वो अपने सिनेमा हॉल का सारा सामान वहां से रिमूव कर रहे हैं तब वो उसको रिस्टोर करेंगे पहले जैसी कंडीशन में, और तभी फिर वो ए को देंगे वो लैंड जब लीज का पीरियड ओवर हो रहा है। तो ये हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर्स ये कहती है कि इवन दो जो चैटल थी वो क्या बन गई, अटैच हो गई लैंड से, वो लॉन्ग टर्म के लिए अटैच हुई थी, 5 इयर्स के लिए अटैच हुई थी, वो क्या बन गई थी, चैटल से एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गई थी। देन ऑल्सो बी हैज द राइट टू वेकेट द प्रीमाइसेस and restore the house or the land in the same condition as it was before। ये इंडिया की डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर कहती है। नाउ इफ ही अलाउज द अटैचमेंट, अब मान लीजिए कि बी ने सोचा कि मैं क्यों ही हटाऊं ये सिनेमा हॉल को यहाँ से, क्या ही है इतना, उसमें अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें, तो वो क्या करेंगे, अटैचमेंट रिमेन ऑन द लैंड। अगर वो अटैचमेंट लैंड पे ही बना रहता है, उस केस में जो ओनर है, जो ओनर ए थे, ओनरशिप तो इन्हीं के पास थी, बी के पास तो महज पोजेशन एंड एंजॉयमेंट का राइट था, तो जो ओनर है ए वो एंटाइटल है कंपनसेट करने के लिए बी को, कि भाई ए ने बोला कि कोई बात नहीं, लीज का पीरियड अब ओवर हो गया है, इस सिनेमा हॉल को आई विल रन, सो टेक दिस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मी एंड यू डू नॉट रिमूव एनीथिंग, तो दिस इज ऑल्सो अलाउड। ओके, अब this rule was laid down in Thakur Chindar versus Ramdhone in 1927। क्या हो रहा था कि जब भी केस जा रहे थे कोर्ट के सामने और जब हम इंग्लिश डॉक्ट्राइन्स को अप्लाई कर रहे थे इंडिया में, तो एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो रही थी। अगर आपको याद हो तो आई हैव टोल्ड यू कि इंडिया में बिफोर द कोडिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऑल द लॉज वर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। अब ये सारे जब इंग्लिश की जो डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर्स थे उनको जब इंडिया में अप्लाई किया गया तभी देखा गया कि न्याय तो हो ही नहीं रहा है। इस तरीके से जो बी थे, जब उन्होंने अपना पैसा लगा के सारी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल करी, तो क्यों ना उनको कॉम्पनसेशन मिले। तब इंडिया में क्या होता है, ये डेवलपमेंट होता है कि भाई हम इंग्लिश डॉक्ट्राइन्स को तो अपना रहे हैं बट हम उनका मॉडिफिकेशन करेंगे और साथ ही साथ हम उन्हें ऐसी कंडीशंस में अप्लाई करेंगे जो कि लोगों के लिए सूटेबल हो, जो कि इक्विटी करे, जस्टिस करे और गुड कंसाइंस के जो भी नियम है उनको फॉलो करें। तो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कि फिर से इस रूल को अप्रूव किया गया नारायण दास खेत्री वर्सेस जतेंद्र नाथ, अगेन इन द सेम ईयर। यही कहा गया कि भाई इवन दो यू हैव फिक्स्ड समथिंग ऑन द परमानेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म, जिसको आपने बेनिफिट अराइज हो रहा था आपको लैंड से फॉर लॉन्ग टर्म, तो दैट्स वाई क्या था, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गया, लेकिन यू हैव द राइट टू रिमूव दैट और गेट द कॉम्पनसेशन। इस सारी चीजों को जो डॉक्ट्राइन्स थी उसको कोर्ट ने मॉडिफाइड किया, ये दोनों ही केसेस में उसको अपहेल्ड किया गया। अब अगर हम देखें कि
क्या है, किस तरीके से जो चीज है उसको हम डिसाइड करेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में कि वो चैटल से या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी से एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बन रहा है। वो कौन सा ऐसे टेस्ट्स हैं जिसको कोर्ट बेसिकली अप्लाई करता है, क्योंकि कोर्ट ने भी कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया होगा। तो वो प्रिंसिपल्स ये हैं, सबसे पहला कहता है कि मोड ऑफ अटैचमेंट एंड द रिजल्ट ऑफ डिटैचमेंट। इंडियन लॉ ने कहा कि हाँ, हम अपने तरीके से डॉक्ट्राइन्स ऑफ फिक्चर बना लिए हैं, हमें पता है कि इंडिया में किस तरीके से ये चीज अप्लाई होगी। अब उसके पीछे उनकी क्या रीजनिंग थी, कोर्ट की क्या रीजनिंग थी, वो देखते हैं। तो उन्होंने कहा एक मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैरेक्टर तब ऑब्टेन करेगी जब पहली कंडीशन ये देखी जाएगी कि उसका मोड ऑफ अटैचमेंट क्या है। पहले तो फॉर एग्जाम्पल अगेन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस स्मार्ट बोर्ड। इसका जो मोड ऑफ अटैचमेंट है दैट इज कि नट्स एंड बोल्ट्स के सहारे इसको इस दीवार पे लगाया गया है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट ऑफ डिटैचमेंट क्या होगा, बोर्ड को हटा के अगर साइड वाली जो क्लासरूम है वहां पे शिफ्ट किया गया तो क्या ये बोर्ड टूट जाएगा, क्या ये पूरी बिल्डिंग टूट जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका जो मोड ऑफ अटैचमेंट है एंड द रिजल्ट ऑफ डिटैचमेंट है उससे ना बोर्ड पे ना बिल्डिंग पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है, इसीलिए ये क्या होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। दिस पर्टिकुलर बोर्ड विल स्टिल बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। वहीं पे एक एग्जांपल ले लेते हैं एक वॉल का। जो वॉल है सराउंडेड है, ब्रिक्स से बनी है, बिल्डिंग की एक वॉल है। राइट हैंड साइड की मान लीजिए वॉल है मेरी, मैं चाहती हूं कि भाई इसको तोड़ दिया जाए, इसको तोड़ के इसको दूसरी जगह पे मैं लेके चली जाती हूँ, इसके जो भी ब्रिक्स हैं उसका यूज किया जाएगा। तो जो मोड ऑफ अटैचमेंट है उस पे अगर कोर्ट जो अपनी रीजनिंग करेगा तो कोर्ट विल लुक कि मोड ऑफ अटैचमेंट क्या था, सीमेंट से ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर रखा गया जिससे उसने परमानेंट अटैचमेंट का कैरेक्टर ऑब्टेन कर लिया था। उसके पीछे का इंटेंशन भी यही था कि ये वॉल बनाई जाएगी प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल्डिंग को, अगर उसको डिटैच किया गया तो बिल्डिंग तो गिर जाएगी। इस तरीके से जो वो ब्रिक्स थे जो पहले एक चैटल थे, मूवेबल प्रॉपर्टी थे, now they have obtained the character of immovable property. Why? Because of the mode of attachment. Mode of attachment में we have used cement और sand का यूज किया गया, bricks का यूज किया गया, उसको permanently attach किया गया and again the result of detachment जो है वो ये होगा कि अगर एक वॉल को हटाया जाएगा तो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी, इससे बिल्डिंग को नुकसान होगा, परमानेंट स्ट्रक्चर को नुकसान होगा। तो इसने अब क्या किया, ब्रिक्स हैज ऑब्टेन्ड द कैरेक्टर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ना जो सेकंड टेस्ट है वो ये है कि ऑब्जेक्ट और इंटेंशन ऑफ अटैचमेंट। अगेन बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आई हैव अटैच दिस बोर्ड हियर, या फिर जो भी कैमरास होते हैं जो सर्विलेंस के लिए होते हैं, सिक्योरिटी के लिए होते हैं, तो अगर ये सारी चीजों को कहीं पर इंस्टॉल किया गया है, इवन दो दे आर अटैच्ड टू द वॉल, इवन दो दिस बोर्ड इज अटैच्ड टू द वॉल, बट क्या इसका मैंने ये इंटेंशन रखा है कि आगे आने वाली कई सालों तक, सदियों तक ये यहीं पे रहने वाला है? नो, हो सकता है कि आई हैव टू शिफ्ट दिस क्लासरूम टू सम अदर प्लेस, फॉर एग्जाम्पल साइड वाली बिल्डिंग में आई हैव टू शिफ्ट, ठीक है। तो इसके पीछे का, इस बोर्ड को यहाँ पे इंस्टॉल करने का या सर्विलेंस कैमरेज को यहाँ पे इंस्टॉल करने का मेरा ये इंटेंशन तो नहीं था कि आई विल यूज देम परमानेंटली, हमेशा के लिए मैं नहीं यूज करूंगी। तो क्या होगा, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी ही रहेगा हमेशा, ये कभी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का कैरेक्टर ऑब्टेन नहीं करेगा। वहीं पे क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक चीज लेते हैं कि यहां पे मिस्टर ए है, ठीक है, उनके पास एक लैंड है, उन्होंने फिर से ये लैंड दे दिया मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे एक बैंक खोला, बैंक की एक ब्रांच ओपन करी,
उस बैंक की ब्रांच को ओपन करने के लिए उन्हें वहां पे सर्टेन चेंजेस करने पड़े उस प्लॉट पे, उस हाउस में या जो भी प्रीमाइसेस थी उसके अंदर। मिस्टर बी ने वहां पे अलग अलग कैबिन्स बनवाए, फिर वहां पे उन्होंने मशीन्स को इंस्टॉल करा, सारी जो भी रिक्वायर्ड मशीन्स होती हैं बैंक को चलाने के लिए। कुछ ऐसी भी मशीन्स थी जिनको वॉल से अटैच कर दिया गया। फॉर द पीरियड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने 20 ईयर्स के लिए इस चीज को लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 20 ईयर्स बाद जब बी जो है वो इस घर को या इस प्रीमाइसेस को छोड़ के जाते हैं, तो यहाँ पे जब आप इंटेंशन उनका देखेंगे, तो जब उन्होंने इस चीज को लीज पे लिया था तो इंटेंशन यही था कि इस बैंक को इस पर्टिकुलर जगह पे, प्रीमाइसेस पे सिर्फ 20 ईयर्स के लिए ही रन किया जाएगा। और उन्होंने जो अटैचमेंट किए थे, इवन दो उसमें कुछ ऐसे अटैचमेंट थे कि हैवी मशीनरीज उन्होंने अटैच की थी जो अपने वेट से उस जगह पे थी, वो लैंड पे रखी हुई थी या उनको अटैच किया गया था, कैश की जो मशीन थी उसको अटैच किया गया था। तो ये सारे इंटेंशन उनके कितने साल के लिए थे? सिर्फ 20 ईयर्स के लिए थे। इवन दो उन प्रॉपर्टी ने फॉर सम टाइम द movable property had attained the character of immovable property, but the intention was not so. Intention बस 20 साल के लिए उस जगह पर रहने की थी। तो ये इंटेंशन देखी जाएगी कि बी जो थे भाई वो तो टेनेंट थे, उन्होंने से 20 साल के लिए उस जगह को लिया था, तो ये जो मूवेबल प्रॉपर्टीज थी ये कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैरेक्टर ऑब्टेन नहीं करेंगी। वहीं पे अगर हम ये एग्जाम्पल लें कि ए है, ए का ये घर है, ठीक है, ए का घर है। अब इन्होंने क्या किया, अपने ही घर में एक स्टडी रूम बनवाया। बी ने अपने घर में एक स्टडी रूम बनवाया, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कैबिनेट्स थे जो कि वॉल में ही इंस्टॉल करवा दिए। परमानेंटली उन्होंने उन कैबिनेट्स को वॉल में इंस्टॉल करवाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहां पे ढेर सारी बुक्स इकट्ठा करी एंड जो भी उनका रिक्वायर्ड सामान था वो वहां पे उन्होंने इकट्ठा करा। अब जब उन्होंने वो कैबिनेट्स वॉल में इंस्टॉल करवाए, तब उनका जो इंटेंशन था वो ये था कि मैं और मेरी आगे आने वाली जनरेशंस सभी इस स्टडी रूम का फायदा उठाएंगी। इसलिए उन्होंने उस कैबिनेट्स को अच्छे से बनवाया, उसमें अच्छा मटेरियल यूज करवाया, उन्हें वॉल में परमानेंटली फिक्स करवा दिया। अगर वो कैबिनेट्स को आप वॉल से अलग करोगे तो वॉल भी डैमेज हो जाएगी और कैबिनेट्स भी डैमेज हो जाएंगे। तो ए जो है वो ओनर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये प्रिज्यूम किया जाता है लॉ में कि अगर ओनर ने कोई ऐसा अटैचमेंट, कोई ऐसा चेंजेस घर में किया है तो वो हमेशा ही परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए ही किया होगा, with an intention to use that particular thing for the permanent enjoyment। इसीलिए अगर ओनर किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस कर रहा है घर में, जैसे कैबिनेट्स मैंने बताया उन्होंने परमानेंटली ही बनवाए थे, तो उसे हमेशा यही प्रिज्यूम किया जाएगा। वहीं अगर कोई टेनेंट है, वो अगर कैबिनेट्स बनवाते तो उसमें कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करता कि उन्होंने उसको परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए अफिक्स करवाया था। अगर सेम चीज बी करते इस घर में, मान लीजिए ए ने बी को ये घर दिया, लीज पे दिया, रेंट पे दिया, बी आते हैं और वो सेम तरीके के कैबिनेट्स बनवाते हैं जैसे ए ने बनवाए थे, तो बी के पास ये राइट है कि या तो वो उन कैबिनेट्स को वहां से हटा रहे हैं तो वो पहले जैसी कंडीशंस में वॉल को रिस्टोर करके जाएं। अभी हमने जब रूल्स पढ़े थे ये एंटाइटल्ड टू रिमूव the attachment, but the person has this liability and this duty to fix the wall in the same condition as it was before। तब बी क्या करेंगे, या तो वो उन कैबिनेट्स को हटाने के बाद वॉल को सेम कंडीशन में करके जाएंगे, या फिर अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो ए से कॉम्पनसेशन ले सकते हैं कि भाई दिस इज समथिंग दैट इज यूजफुल फॉर यू एज वेल, एंड इफ ए इज विलिंग टू कॉम्पनसेट हिम देन दैट इज ऑल्सो अलाउड। ठीक है। अब तीसरा जो टेस्ट है वो ये कहता है कि बाय whom it is attached। अगेन ओनर कर रहे हैं तो प्रिजम्पशन इज देयर कि उन्होंने परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए किया होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू मिस्टर वाई, ये मिस्टर वाई की बिल्डिंग है। अब उन्होंने यहाँ पे कई सारा इन्वेस्टमेंट करके
कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाया, उनको कुछ पर्टिकुलर इंटीरियर पसंद होगा, उन्होंने सारा यहाँ पे डेकोरेशन करवाया, उन्होंने अपनी पसंद के यहाँ पे वॉलपेपर लगवाए, उन्होंने अपनी पसंद की लाइट्स लगवाई, देन उन्होंने क्या किया, परमानेंटली कुछ ऐसे फर्नीचर्स को स्टैब्लिश करा। तो अगर इस तरीके का काम ओनर कर रहा है, बिल्डिंग का ओनर मिस्टर वाई है, वो इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने ये जो अटैचमेंट किया है मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो इमूवेबल बन गई है। ठीक है, अगर ओनर किसी भी तरीके का अटैचमेंट कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का, अफिक्स कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, एम्बेड कर रहे हैं, तो दैट विल परमानेंटली be there, और वो अपने आप ही automatically it will attain the character of immovable property if the owner is involved in this। अगर वहीं पे टेनेंट इस तरीके की कोई चीज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर वाई इज देयर एंड आई एम द टेनेंट ओवर हियर फॉर दिस बिल्डिंग, एम इज द टेनेंट। अब मैंने यहाँ पे आके कुछ ऐसे फिक्सचर्स लगवा दिए हैं, कुछ ऐसी मशीनरी लगवा दी है जो कि मेरे बेनिफिट के लिए है, तो कोर्ट विल प्रिज्यूम कि दिस वॉज फॉर अ टेम्पररी यूज। तो इस तरीके के टेस्ट्स हैं जिससे हम पता करते हैं कि जो परमानेंट अटैचमेंट जो कि आपको दिख रहा है, इसने क्या फिक्सचर का कैरेक्टर ऑब्टेन कर लिया है, ये इमूवेबल बन गया है, या ये अभी भी मूवेबल है। नाउ एनीवन हैज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस थिंग? निशी, डू यू हैव एनी डाउट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज्यादा टेक्निकल तो नहीं लग रहा है, या मुझे और स्लो डाउन करना है, क्या करना है आप बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन लॉज रिलेटिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर्स। अगेन हम ये देखते हैं कि टेस्ट जो हैं जो कि असरटेन करते हैं कि वेदर अ chattel again movable property, chattel is a movable property, again and again I am repeating ताकि अगर ये वर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई ये chattel क्या है। chattel is a movable property। वो कब बन गया एक फिक्सचर? अटैचमेंट के बाद हाउ अ मूवेबल प्रॉपर्टी बिकम्स एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये सारे टेस्ट अगेन हम इनको देखते हैं जो अभी हमने डिस्कस करे थे कि पहला है कि मोड ऑफ अटैचमेंट देखेंगे कि किस तरीके से उसे अटैच किया गया है, सीमेंट का यूज करके या कोई ऐसी चीज का यूज करके उसे लैंड पे अटैच किया गया है, जिससे अगर उसको हटाया जाए, डिटैच किया जाए, तो पूरा स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये देखा जाएगा। दूसरा है कि हमारा क्या ऑब्जेक्ट और इंटेंशन था, क्या हमने उसको लॉन्ग टर्म के लिए किया था। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक लैंड है, यहाँ पे आई हैव प्लांटेड सर्टेन ट्रीज, ये मैंगो के ट्रीज जो है वो प्लांट किए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे है ग्रास, मैंगो के ट्रीज प्लांट किए गए हैं, ये है मेरा प्लॉट नंबर 1। Now this is plot number 2 and here I have planted cotton का प्लांटेशन किया गया है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे मैंगो ट्री को प्लांट कर रही थी तो दिस वॉज माई इंटेंशन एंड दिस वॉज माई ऑब्जेक्ट कि फॉर लॉन्ग टर्म ये फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है, इस पे फ्रूट्स उगते रहेंगे एंड जनरेशन टू जनरेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके घर में खेत भी होते हैं या आपके घर में भी कोई ऐसा पेड़ लगा होता है, तो अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें किसने लगाया तो बताते बेटे आपके दादाजी ने लगाया था या दादी जी ने लगाया था। तो आप देखते होंगे कि वो तब से फ्रूट्स देते आ रहा है, उन फ्रूट्स का उपयोग आपके पेरेंट्स ने किया है, अब आप भी उनको एंजॉय कर पा रहे हैं। तो इस तरीके के अगर कोई पेड़ होते हैं तो वो किस इंटेंशन से लगाए जाते हैं कि भाई हम इनका परमानेंट इसको पहले तो अटैच कर रहे हैं, ठीक है, मोड ऑफ अटैचमेंट जो है कि उसको रूटेड कर दिया गया है, इसकी जो रूट्स है दे आर डीप डाउन इन द अर्थ नाउ, ठीक है, ये अभी भी अर्थ से नरिशमेंट ले रहा है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशन ऑफ अटैचमेंट ये था इन फ्रूट्स के पीछे, इन फ्रूट बेयरिंग ट्रीज के पीछे, कि सालों साल तक आई विल एंजॉय द फ्रूट्स एंड द जनरेशन, जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इन सारे फ्रूट्स को एंजॉय करेंगे। तो इससे अगेन ये मेरे लैंड पे है, ये मैंने लगाया है, आई एम द ओनर,
एम इज द ओनर, तो इससे ये सारी ही चीजें पता चल गई कि भाई अब ये बन चुका है एक फिक्सचर, अब ये परमानेंटली इस चीज पे अटैच हो चुके हैं ये पेड़। नाउ दिस हैज एक्वायर्ड द कैरेक्टर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वहीं पे सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे मैं कॉटन की खेती कर रही हूं। जब मैंने वहां पे बीज बोए होंगे तो मैंने इस इंटेंशन से बोए होंगे कि भाई एक दिन ये ग्रो करेंगे, इसमें जब कॉटन फॉर्म हो जाएगी तो आई विल सेल देम। यहाँ पे पहली बात तो मोड ऑफ अटैचमेंट एंड द रिजल्ट ऑफ डिटैचमेंट देखेंगे। मोड ऑफ अटैचमेंट वही है जो पहले था कि भाई आई हैव ग्रोन द सीड्स, इसमें भी मैंने सीड्स को ग्रो किया था, इसमें भी किया था। लेकिन अगर मैं इसे डिटैच करूंगी, जो मैंगो ट्रीज मैंने प्लांट किए थे तो उससे मैंगो ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट अगर मैं इस मैच्योर क्रॉप को डिटैच कर रही हूँ लैंड से, तो इससे ये तो मुझे उल्टा बेनिफिट देने वाले हैं। अगर मैं इसको यहीं पे लगे रहने दूंगी तो आफ्टर सर्टेन टाइम ये तो अपने आप में स्पॉइल हो जाएंगे। ये देखा कि डिटैचमेंट का इस पे क्या असर पड़ रहा है, भाई बेनिफिट मिल रहा है मुझे। देन ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशन। अच्छा, मैंने इस क्रॉप को आज से कुछ महीने पहले लगाया था विद एन इंटेंशन कि जब ये मैच्योर होगी तो आई विल सेल देम। अब by whom it is attached, भाई even though I am the owner of this land and I have attached it, but तीनों ही टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहे हैं because again मेरा जो इंटेंशन था वो शॉर्ट टर्म के लिए था। तो इससे ये जो मैंगो ट्री है ये तो इमूवेबल बन गया, बट ये अभी भी मूवेबल ही रहा। ठीक है, वहीं पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक घर है, मेरा एक घर है, दिस हाउस बिलोंग्स टू एम। नाउ लीज पे आई हैव गिवन दिस हाउस ऑन लीज टू मिस्टर ए। उनको मैंने घर लीज पे दिया है फॉर द पीरियड ऑफ 10 years। ठीक है, अब मिस्टर ए 10 years के लिए इस घर में आते हैं एंड उन्हें ये घर उतना पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है कि भाई यहाँ पे अभी और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे अभी इसका रेनोवेशन होना चाहिए, थोड़ा डेकोरेशन होना चाहिए। उन्होंने इस घर को अपने हिसाब से तैयार किया, उसका इंटीरियर करवाया। इवन दो ही वॉज टू बी देयर फॉर 10 years ओनली, उन्होंने सारा ये सब चीजें इस घर में करवाई। अब कुछ ऐसी चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वॉल पे सारी पुट्टी करवाई, उस पे सीमेंटेड उन्होंने कुछ ऐसा काम करवाया, शैंडलियर लगवाया जिसको प्रॉपर अफिक्स किया गया। सारे उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट्स घर में करवाए। अब इवन दो ये सारी चीजें जो मूवेबल हुआ करती थी, द मोमेंट वो उस घर में लगी वो इमूवेबल हो गई। बट यहाँ पे जब हम इन सारे टेस्ट को अप्लाई करेंगे, पहले तो द मोड ऑफ अटैचमेंट, इवन दो द मोड ऑफ अटैचमेंट वाज एज सच कि उससे उस चैटल ने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैरेक्टर ऑब्टेन कर लिया था, और डिटैचमेंट करने से शायद घर को थोड़ा नुकसान भी हो, बट अगेन मिस्टर ए हैज दिस राइट कि वो मुझे क्या करे, वहां से वो अटैचमेंट को हटा दे लेकिन वो रिस्टोर करके दे मुझे घर, तब तो वहां तक चीजें ठीक है। इंटेंशन और ऑब्जेक्ट भी उनका ये था कि वो 10 साल तक ही इन सब चीजों को रखने वाले हैं। 10 सालों के बाद ही विल लीव दिस हाउस एंड या तो वो मुझसे कॉम्पनसेशन ले लें कि जो भी मैंने डेकोरेशन करवाया था यू पे मी फॉर दैट, और या तो वो सारी ही चीजों को हटा के उस घर को पहले जैसे रिस्टोर करके चले जाएं। तीसरा था कि बाय हुम इट इज अटैच्ड, मिस्टर ए ने किया था, ओनर तो थे नहीं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो भी फिक्सचर्स थे, जो भी चैटल थी, मूवेबल प्रॉपर्टी थी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बन पाई। दिस इज क्लियर। अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक लैंड है, दिस बिलोंग्स टू मी, एम को बिलोंग करता है। इस लैंड को मैंने दे दिया है मिस्टर ए को फॉर सर्टेन पीरियड। ठीक है, मैंने इनको कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का रख रखाव करने का, ये मेरे खेत पड़े हैं, आप एक काम करिए, आप इसको ले लीजिए लीज पे और आप यहाँ पे खेती करिए एंड यू पे मी सर्टेन अमाउंट, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है उसका सर्टेन % यू पे मी। अब इसके लिए अगेन आई हैव गिवन हिम फॉर 10 years। अब इन्होंने मिस्टर ए ने यहाँ पे स्टैंडिंग टिम्बर जो होते हैं, जिनको जैसे कि हो गया शीशम का पेड़ हो गया, उन्होंने यहाँ पे शीशम के पेड़ लगाए कि भाई आफ्टर सम इयर्स
मान लीजिए 8 साल बाद ये पेड़ जो है वो ग्रो हो गए हैं और ये टिम्बर से स्टैंडिंग टिम्बर का कैरेक्टर इन्होंने ऑब्टेन कर लिया है। अब इनके पास ये राइट है कि वो इसको एंजॉय करें और जब भी ये पेड़ ग्रो होते जा रहे हैं वो उनको काट के बेचते जाएं। नाउ इसमें क्या है, इवन दो दीज ट्रीज आर रूटेड इन द अर्थ, बट एक सर्टेन टाइम के बाद ये मैच्योर हो जाती है, ये पूरा नरिशमेंट गेन कर लेती है, ना इसको काटा जा सकता है। तो ये सारे ही जब हम चीजें इस पे अप्लाई कर रहे हैं कि मोड ऑफ अटैचमेंट तो वही था कि भाई बीज बोए गए होंगे, छोटे से प्लांट को वहां लाया गया होगा, अब उसको डिटैच कर दिया जाएगा तो उससे लैंड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ट्री को पड़ने वाला है क्योंकि वो स्टैंडिंग टिम्बर है। whom it is attached, मिस्टर ए ने किया था, ओनर ने तो किया नहीं था। इससे समझ में आ रहा है कि these trees have never attained the character of immovable property। तो ये सारे टेस्ट होते हैं असर्टेन करने के लिए। इन चीजों को जब आप ध्यान रखेंगे तो डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्सचर में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या ये चैटल जो है दिस पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी हैज अटेन्ड द कैरेक्टर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तब आप देखेंगे कि पहले तो उसका मोड ऑफ अटैचमेंट क्या था, डिटैच करने पे उसको क्या होगा, तो थिंग्स लाइक दैट। अगर यहीं पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि लैंड है, उसके ऊपर एक पॉन्ड है जिसके अंदर देयर आर सर्टेन फिशेस हैं। अब इसमें क्या होता है कि फिशेस, ये पूरा जो पॉन्ड है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नेचुरली, ये मेरे लैंड पे एग्जिस्ट करता है। अब मैंने क्या किया, मेरा लैंड है एम का, नाउ आई एम गिवन हिम, मिस्टर ए को दे दिया है और मैंने ये लैंड उनको दिया है मान लीजिए 25 साल के लिए, 25 ईयर्स, ये एक लॉन्ग टर्म होता है। अब मैंने उनको दिया और मैंने कहा कि 25 सालों तक आप इस पॉन्ड में जो भी मछलियां हैं, जो भी फिशरी है, उसका आप यूज कर सकते हैं, आप उसको पकड़िए, आप उसको बेचिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि ये तो यहाँ पे क्लियर है कि ये लैंड इमूवेबल है, उसके ऊपर का जो प्रॉपर्टी है दैट इज पॉन्ड, दैट इज ऑल्सो इमूवेबल, इवन द राइट ऑफ फिशिंग इज ऑल्सो इमूवेबल। तो यहाँ पे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये तो क्लियर है कि ये पूरा ही जो राइट मैंने उनको ट्रांसफर किया है ये विथ रिगार्ड्स टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी था। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है। लेकिन मान लीजिए अब यहाँ पे क्या होता है, एक यही लैंड है जो मेरा है, अब मैंने अगेन ये मिस्टर ए को दे दिया है एम एंड देन देयर इज मिस्टर ए। मैंने मिस्टर ए से कहा कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दिस लैंड, वेदर यू वॉन्ट टू ग्रो क्रॉप्स और वट एवर, आप यहाँ पे या तो जो है मधुमक्खी पालन करके शहद बनाइए, जो करना है करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आई विल यूज दिस लैंड, कि मैं यहाँ पे एक क्या करूंगा, मैन मेड पॉन्ड को क्रिएट करूंगा और आर्टिफिशियल पॉन्ड में मैं फिशेज एंड ऑल लाऊंगा और यहाँ पे मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं फिशरी, आई विल डू दैट थिंग। तो मैंने कहा ठीक है, दैट इज अगेन फॉर 25 ईयर्स आई हैव गिवन हिम दिस राइट। अब आप देख रहे हैं ये पहले वाले केस में तो वहां पे दैट पॉन्ड वाज एग्जिस्टिंग बिफोर एज वेल, बट इस केस में मिस्टर ए ने यहाँ पे इस पॉन्ड को बनाया है, उन्होंने वहां पे वाटर को रिजर्व करके रखा है और उसमें अब वो मछली एंड ऑल वो सब उसमें उसका पालन कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा, ये जो पॉन्ड है ये यहाँ पे बनाया गया है, ये एक तरीके का मूवेबल प्रॉपर्टी था, वो इमूवेबल क्यों बन गया, बिकॉज अगेन पहले तो 25 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। अगर यही चीज मैं उनको 3 महीने के लिए देती तो ये अभी भी क्या होता, एक एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता। बट जब मैंने उनको 25 ईयर्स के लिए लैंड दे दिया और वो 25 ईयर्स तक वहां पे ये बिजनेस कर रहे हैं, नाउ दिस हैज अटेन्ड द कैरेक्टर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बिकॉज व्हाई, पहले तो मोड ऑफ अटैचमेंट क्या था कि भाई लैंड के बिना अब वाटर सर्वाइव नहीं करेगा, वाटर के बिना फिशेस सर्वाइव नहीं करेंगी। डिटैच कर दिया मैंने, वाटर को लैंड से हटा दिया, फिशेस मर जाएंगी, तो दोनों ही रिजल्ट जो है इसका बेकार हो जाएगा। दूसरा है ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशन, क्या था भाई 25 ईयर्स के लिए आई हैव गिवन दिस लैंड टू हिम। 25 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, 3 महीने के लिए दिया होता तो वो अलग बात हो जाती। ठीक है, अगेन ये भले ही टेनेंट ने किया है, मिस्टर ए ने किया है, बट
जो इसका इंटेंशन है वो ये था कि 25 ईयर्स तक वो इसका बेनिफिट उसमें से लेंगे। तो दिस हैज बिकम बाय द वर्च्यू ऑफ दीज टू थिंग्स, दिस हैज बिकम एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, पहले तो उसका अटैच किया जिस तरीके से, फिर उसको डिटैच करेंगे तो फिशेस विल बी किल्ड, एंड देन अगेन इंटेंशन वाज देयर। अगर इसको टेनेंट ने भी किया है, मेरे फॉर एग्जांपल ए ने किया है, बट अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही है, नाउ द चैटल और द मूवेबल प्रॉपर्टी हैज बिकम एन इमूवेबल प्रॉपर्टी।